जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम आपका उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं विक्रम सिंह गुजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आप सब अच्छे से ये जानते हैं कि एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी की जो भर्ती जो चली हुई है, इसकी सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम T20 सीरीज चला रखे हैं, जिसमें हम जीके एंड जीएस के जो क्वेश्चंस आएंगे 20 प्रश्न, इन 20 क्वेश्चंस के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ डेली ये T20 सीरीज हमारी शुरू हो रखी है, जिसमें मैं विक्रम सिंह आपको जो है गाइडेंस कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि T20 सीरीज के अंतर्गत जो हमारा जनवरी या फरवरी के अंदर जो एग्जाम होने वाला है, इसमें आपकी ये सीरीज कितनी हेल्प करेगी। तो आपसे मैं ये गुजारिश कर कर आपको ये बता रहा हूं, आपको ये कह रहा हूं कि ये सीरीज आपके आने वाले जनवरी या फरवरी में एसएससी जीडी का जो एग्जाम होगा, उसके लिए आपके लिए 100% हेल्पफुल होगी। यानी कि 20 में से 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। अगर आप रेगुलर वे में इस सीरीज को अटेंड करते हैं तो आप, मैं कह सकता हूं कि वहां पे 19 या 18% तो लेंगे ही लेंगे पेपर में। ठीक है, तो 18 का मतलब यानी कि अब की बारी प्रश्न, एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो लग जाइए आप अच्छे से तैयारी में और उड़ान क्लासेज के साथ अपनी तैयारी को जो है कंठस्थ बना लीजिए और आने वाले जनवरी के पेपर में जो है अपना परचम लहराइए। तो चलते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की ओर। और देखिएगा, पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और पहले प्रश्न की बात करें, याहुल्ला गिद्दा। गिद्दा, आपको याहुल्ला को तो भूल जाइए और आप गिद्दा याद रखिए, है ना। गिद्दा किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान किया जाने वाला एक लोकप्रिय नृत्य है। एक नृत्य का नाम है गिद्दा, और जो कौन से राज्य में किया जाता है वो विवाह के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि विवाह के समय ये नृत्य किया जाता है। तो ये पंजाब में है, यानी कि ब्याह। आपसे मैं बता रहा हूँ ना, अगर एसएससी जीडी में जॉब लग जाएगी तो भाई साहब ब्याह आपका भी निश्चित है। इसलिए अपने ब्याह के लिए जो है तैयारी में जुट जाइए और एसएससी जीडी की ये सीरीज जो है ना बाल को ज्वाइन कर लो भाई, जल्दी से जल्दी। ठीक है, और शेयर भी कर दो इसे जल्दी से जल्दी, जिससे और भी अपने भाई बहन जो है क्लास में जुड़ जाए और बेहतरीन तरीके से इस के अंदर अपना जो है सिलेक्शन लेकर रहे। ठीक है, तो पंजाब राज्य से संबंधित है। पंजाब राज्य जो है, पंजाब राज्य की अंदर राजधानी की बात कर ले, चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। और साथ ही साथ हम पंजाब के अंदर 23वां जिला जो बनाया गया है, पंजाब का 23वां जो डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, वो डिस्ट्रिक्ट किसको बनाया गया है? तो मलार कोटला को। किसको बनाया गया है? मलार कोटला को। मलार कोटला को बनाया जा रहा है। पंजाब में भगवत मान सिंह यहाँ पे वर्तमान में सीएम है पंजाब के अंदर। और पंजाब जो है 5 नदियों का जाब ही पंजाब कहलाता है। पंजाब हमारे गेहूं के प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से गेहूं के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पर आता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न, अगला हरामखोर देश से संबंधित है, पाकिस्तान। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? ये पाकिस्तान नालायक देश जो है, जो हमारा पड़ोसी देश है, इसकी जो जनजाति वजीरा जनजाति है, उसके द्वारा एक नृत्य किया जाता है पश्तून। कौन सा नृत्य किया जाता है? पश्तून नृत्य किया जाता है। पाकिस्तान भारत के साथ जो है 3323 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है, जिसे आप रेड क्लिफ कहते हैं या रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। 1947 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था, यानी इस रेखा को खींचा गया था। और यह भारत के गुजरात, कौन से राज्य के साथ? गुजरात के साथ। गुजरात के बाद में बात कर ले राजस्थान के साथ। राजस्थान के बाद में बात कर ले पंजाब के साथ। पंजाब के बाद में बात कर ले जम्मू कश्मीर के साथ, जम्मू एंड कश्मीर, और साथ में लद्दाख। यानी कि 3 तो हमारे भारत के राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है, जिनके साथ सीमा बनाता है। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो आज का तीसरा प्रश्न है आपके लिए। देखिएगा, कांडियन नृत्य खालिस्तान देश का सामान्य नृत्य है। कांडियन नृत्य कौन से देश में किया जाता है? तो कांडियन नृत्य जो है यह श्रीलंका में किया जाता है। श्रीलंका के बारे में जानते हैं, राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे है या कोलंबो इसकी राजधानी है। श्रीलंका की बात करें तो वर्तमान में श्रीलंका पिछले दिनों आर्थिक संकट से जूझा हुआ है और उसी आर्थिक संकट के कारण जो है यह बहुत ज्यादा लॉस में यहाँ पे तख्ता पलट भी हो चुका है। साथ ही साथ हम बात कर ले, श्रीलंका के अंदर एक हम्बन तोता नाम से, हम्बन
तोता नाम से बंदरगाह है जिसको 99 साल की लीज पर और चीन को दे दिया है। इसने किसको दे दिया है? चीन को दे रखा है। 99 साल की लीज पर चीन को दे रखा है। चीन में एक श्रीलंका में एक नदी बहती है जिसका नाम है महाबेली गंगा। कौन सी नदी बहती है? महाबेली गंगा नदी कहाँ पे बहती है? तो चीन के अंदर बहती है। ठीक है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? तो भारत व श्रीलंका को पाक जल संधि क्या अलग करता है? पाक जल संधि जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करने का कार्य करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिएगा, भवई खालिस्तान का पारंपरिक नृत्य है। भवई कौन से राज्य का नृत्य है? पारंपरिक नृत्य है। तो भवई नामक नृत्य जो है ये गुजरात का है। कौन से राज्य का है? गुजरात राज्य का नृत्य जो है उस नृत्य का नाम है भवई और ये गुजरात में किया जाता है। तो गुजरात के बारे में हमें बात करनी है। गुजरात राज्य जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा नल सरोवर झील। क्या देखने को मिलेगा? नल सरोवर झील आपको देखने को मिलेगी। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा साथ ही साथ सुदर्शन झील। क्या देखने को मिलेगा? सुदर्शन झील भी आपको यहाँ पे गुजरात में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ गुजरात के अंदर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको थोल झील, खिजाड़िया झील, कंकड़िया झील, ये झीलें भी देखने को मिलेंगी। और गुजरात भारत का ऐसा राज्य है सबसे लंबी तटरेखा बनाने वाला राज्य है। तो सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात 1214.7 किलोमीटर की तटरेखा बनाने वाला राज्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानव के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है? यानी कि केरल का कौन सा जो है कला रूप है जो यूनेस्को के मानव में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कुटी अट्टम। क्या होगा? कुटी अट्टम जो है इसका सही आंसर होगा। आगे चले इस प्रश्न के बारे में। तो केरल के बारे में हमें चर्चा करनी है। केरल के बारे में बात कर ले तो केरल जो है इसके अंदर 1 IAS वन स्कूल योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ के जो गवर्नर है, यहाँ का जो राज्यपाल है, जिस राज्यपाल का नाम है आरिफ मोहम्मद खान, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ हम बात कर लें कि केरल के अंदर जो है आपको अष्टमुडी, बेम्बनाद और सस्थम कोटा झील देखने को मिलेंगी। और आपको इलायची की पहाड़ियों के बारे में पूछ लिया जाए, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न आता है कि इलायची की पहाड़ियां, तो इलायची की जो पहाड़ियां हैं, ये इलायची की पहाड़ियां भी कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। साथ ही साथ मालाबार का तट, मालाबार का तट भी कहां पे है? केरल के अंदर है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारत में सबसे पहले कौन से तटीय भाग में बरसात होती है? तो मालाबार के तटीय भाग में बरसात होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह जीव जो वायु प्रदूषण को इंगित करता है, कौन सा ऐसा जीव है जो वायु प्रदूषण को इंगित कर देता है, पोल्यूशन के बारे में जानकारी देता है? तो लाइकेन जो होते हैं वो इसके सूचक माने जाते हैं। लाइकेन जो है ये बताते हैं कि वायु प्रदूषण या प्रदूषण बढ़ रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किगाली समझौते या किगाली जो समझौता है, किस अंतरराष्ट्रीय समझौते में हुआ एक सुधार है? किगाली जो समझौता है, किगाली के बारे में आपको सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि किगाली है क्या। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिस देश का नाम है रवांडा। इस रवांडा देश की कैपिटल का नाम क्या है? किगाली है। इस रवांडा देश की राजधानी किगाली है और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय समझौते होते हुए हैं और उसको नाम दिया गया किगाली अंतरराष्ट्रीय समझौता। ठीक है, इस समझौते को क्यों आयोजित किया गया या कौन से समझौते में सुधार करने के लिए इसको आयोजित किया गया था? तो इसको आयोजित किया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सुधार करने के लिए। किसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में हुआ था। कब हुआ था? 1987 में। मॉन्ट्रियल एक शहर है जो कि कनाडा देश में आता है। कनाडा देश में आता है, तो आप कनाडा ये होता है, कै जरूर लगाएंगे कनाडा के अंदर।
ठीक है, अन्यथा नाम का सेंस ही अलग बन जाएगा। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था इसमें ये ओजोन डे के लिए हुआ था। किसके लिए? ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है ये हुआ था। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि किगाली समझौता कब हुआ, किगाली समझौता कब हुआ था, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कौन सी सन में हुआ था ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर इस प्रश्न का हमारा ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखिएगा। हाथी परियोजना भारत सरकार द्वारा कब लागू की गई? हाथी परियोजना जो है ये भारत सरकार के द्वारा कब लागू की गई थी? तो भारत सरकार के द्वारा जो है हाथी परियोजना जो है ये लागू की गई थी 1992 में। कब लागू की गई थी? 1992 के अंदर इसको लागू किया गया था। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, लेकिन एक बार इस हाथी परियोजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। डिटेल से हम बात करते हैं इसके बारे में, देखिएगा ध्यान से। देखना भाई ध्यानपूर्वक, हाथी रिजर्व के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा एक बार। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं एक बार ध्यानपूर्वक से देखेंगे इसे। देखो, तराई हाथी रिजर्व साहब बनाया गया है एक, जो कि उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में तराई हाथी रिजर्व बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का तो दूसरा है और भारत का कौन सा है? भारत का 33वां है। भारत में वर्तमान में 33 हाथी रिजर्व है और 33वां किसको बनाया गया है? तराई हाथी रिजर्व को बनाया गया है। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय जो है इसके द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। और इसका क्षेत्रफल देखो, फला फला आपको दे रखा है कि 3049 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ ये उत्तर प्रदेश जिले में फैला हुआ है। तो ये हाथी रिजर्व से संबंधित जो है आपसे जानकारी दी गई है। 33वें नंबर का बना है तराई हाथी रिजर्व। एक बात कर लेते हैं, हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हाथी का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत देखो इसमें फरवरी 1992 दे रखा है। हाथी परियोजना की शुरुआत, हाथी परियोजना जो है ये मेक प्रोग्राम है। हाथी राष्ट्रीय विरासत जानवर घोषित किया गया था। कब? हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में घोषित किया गया था 2010 के अंदर। ठीक है, हाथी मेरे साथी अभियान जो है ये कब चलाया गया? 2011 में 24 मई को। कुल हाथी रिजर्व कितने हैं? 33 बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पहला हाथी रिजर्व जो है सहारनपुर बिजनौर जिले में शिवालिक की पहाड़ियों के पास में 2009 में अधिसूचित किया गया था। साथ ही साथ जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। 1972 में इसको शुरू किया गया था। तो ये कुल मिलाकर आपको हाथी रिजर्व या हाथी परियोजना से जो भी प्रश्न पूछेगा तो वो इससे बाहर नहीं आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ में से आपको ये याद रख लेना है सारा का सारा। आज का सेशन आपके लिए हाथी रिजर्व का कोई भी प्रश्न आए तो आप यहां से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान का उत्तर से दक्षिण क्रम सही क्रम क्या होगा? यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान आपको दिए गए हैं, इन राष्ट्रीय उद्यानों का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या होगा? देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, कौन से राज्य में है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लद्दाख के अंदर है। कहाँ पे है? लद्दाख के अंदर जो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। साथ ही साथ बात कर लें, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं उत्तराखंड राज्य में है। रामगंगा ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम है नया। ठीक है, जिम कॉर्बेट है तो ये भी उत्तराखंड में है। और काजीरंगा ये असम के अंदर है। कहाँ पे है? असम के अंदर है। तो देखो, सबसे पहले तो लद्दाख वाला आएगा, फिर उसके बाद में जो है रामगंगा उत्तर में है फूलों की घाटी से। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? यानी कि पहले पहले नंबर पे तो आएगा हमारे पास 1 नंबर, फिर उसके बाद में आएगा हमारे पास 3 नंबर, फिर उसके बाद में अपने पास आएगा फूलों की घाटी 2 नंबर, और फिर अपने पास जो लास्ट ही लास्ट में आएगा वो आएगा 4 नंबर। और इस 4 नंबर का नाम क्या है? काजीरंगा। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और साथ ही साथ बात कर ले, फूलों की घाटी नेशनल पार्क बहुत बार पेपर में आता है। और जिम कॉर्बेट जो कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रीन मफलर परियोजना
शुरू की गई थी? किसके लिए ग्रीन मफलर परियोजना की शुरुआत हुई थी? जल प्रदूषण के लिए, समुद्र प्रदूषण यानी कि मरीन पोल्यूशन के लिए, या ध्वनि प्रदूषण साउंड पोल्यूशन, या सौर ऊर्जा के लिए? किसके लिए जो है आप ग्रीन मफलर परियोजना की शुरुआत की गई? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रीन मफलर परियोजना है क्या। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी होगी, मैं आपको दिखाता हूं, अभी देखना ध्यान से, देखना भाई ध्यान से। ये अपने पास एक सड़क है भाई, ठीक है, ये इतनी सी अपने पास क्या है, एक सड़क है। ठीक है, और एक चीज आपने सड़क पे देखी होगी भाई, एक चीज आपने सड़क पे देखी होगी कि सड़क के बीच में ऐसे डॉट से बने होते हैं, ऐसे ऐसे लाइन सी बनी होती है, और इन्हीं डॉट्स के साइडों में, इन्हीं डॉट्स के साइडों की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि सड़क के किनारे पर यहाँ पे क्या लगे हों, पेड़ पौधे, क्या लगा दिए जाए, यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए जाए, ये ग्रीन प्लांट हो गए। ठीक है, ये हरे हरे पौधे, यानी कि जितने भी पौधे हैं वहां पे सड़क के किनारे पर जो पौधे लगाए जाते हैं, इसको बोला जाता है ग्रीन मफलर नीति। क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर नीति कहते हैं, जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। अब ये क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि सड़कों पर वाहन बहुत ज्यादा मात्रा में चलते हैं, यानी कि मोटर गाड़ियां बहुत ज्यादा मात्रा में चलती है, इसीलिए इनके द्वारा जो पोल्यूशन क्रिएट होता है, जो ध्वनि प्रदूषण होता है, उसको एब्जॉर्व करने के लिए, या जो हमारे पास वायु प्रदूषण होता है उन सबको अब्जॉर्ब करने के लिए जो है ये ध्वनि प्रदूषण जो है, इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ये ग्रीन मफलर परियोजना चलाई जाती है। ठीक है, सड़कों के किनारे जो पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, आंसर दीजिएगा भाई। कील नहर किस किस को जोड़ती है? कील नहर किसे जोड़ती है? उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को, बाल्टिक सागर व श्वेत सागर को, श्वेत सागर व उत्तर सागर को, उत्तरी सागर व काला सागर को। तो आप अच्छे से जानते हैं, अगर आप मेरे से ऑफलाइन कक्षा में पढ़े होंगे तो आपको ये अच्छे से जो है मैपिंग वाले सेक्शन के अंदर अच्छे से जो है क्लियर हो गया होगा। हालांकि हम यहाँ पे भी मैपिंग वाला सेक्शन लेकर आएंगे, लेकिन एक बार जो है हमारा ये चला हुआ है, थॉर्टिकल पोर्शन भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। थोड़ा सा अभी हमारा ये सीरीज चली हुई है, तो इस सीरीज को एक बार जो है एग्जाम तक आप कंटिन्यू रखिए। पर्सन एज इट इज हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कील नहर जो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर दोनों को जोड़ने का काम करती है। कील नहर जो है यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो भाई, बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार करें। ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता कम होती है, ध्रुवों की ओर जाने पर लवणता कम होती है। ठीक है, एकदम सही है भाई, ये बात एकदम राइट है, ये वाला कथन। सबसे अधिक लवणता भूमध्य रेखा के पास होती है, सबसे अधिक लवणता भूमध्य रेखा के पास। दी हाईएस्ट सैलिनिटी रिकॉर्डेड नियर इक्वेटर, बिल्कुल गलत है भाई, ये इक्वेटर के पास में सबसे ज्यादा लवणता नहीं होती है। उच्च लवणता 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों पर मिलती है, एकदम राइट बात है। वहां पे बहुत ज्यादा लवणता आपको देखने को मिलती है 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में। दोनों गोलार्धों में 40 से 60 के मध्य निम्न लवणता पाई जाती है, ये बात भी हमारी एकदम सही है। यानी कि कथन सही हुए, एक तो ए, एक सी और एक डी। ये कौन से ऑप्शन में है? ए सी डी, तो इसका सी आंसर एकदम सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न भी ऐसा ही है, कथन का ही प्रश्न आपसे पूछा है। देखिएगा, प्रश्न थोड़ा सा स्क्रीन पर अच्छे से नहीं आ पा रहा है, तो इसको थोड़ा सा जो है आप गौर करके देख लेंगे। तूफानी चालीसा रोरिंग फोर्टीज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन एकदम सही होगा। ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में निर्बंध बहती है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो 40 डिग्री पर जो चलने वाली, जिसे आप कहते हैं चालीस धाड़ता चालीसा के नाम से जानते हैं, वो वाली जो हवा है उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। तो भाई उत्तरी गोलार्ध में बिल्कुल भी नहीं चलती है, तो ये वाला कथन हमारा गलत हो जाएगा। ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहती है, बहुत तेज गति से, यानी कि शक्ति से बहती है, एकदम स्थिरता से बहती रहती है। इनकी दिशा सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से और पूर्व की ओर होती है। यानी कि ये देखो, ये हमारे पास हमारी पृथ्वी है, तो ये भूमध्य रेखा है। इससे यहाँ पे जब ये इधर भूमध्य रेखा की तरफ जो हवाएं आती हैं, वो तो हमारी कहते हैं व्यापारिक पवन, जो भूमध्य रेखा की ओर आती रहती है। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ये जो हवाएं जाती रहती है, ये ऐसे, ठीक है, इन हवाओं को कहा जाता है
रोरिंग 40 यानी कि ये जो हवाएं होती हैं पछुआ पवन, और ये 40 डिग्री 50 डिग्री और 60 डिग्री पर जाकर के और कुछ ध्वनियां उत्पन्न करती है, जिसे 40 डिग्री पर दहाड़ता चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री पर प्रचंड पचासा कहते हैं, और 60 डिग्री पर चीखसा साठा के नाम से जानते हैं। तो ये इसका एकदम सही होगा। दूसरा तीसरा कथन भी। और मेघाच्छन्न आकाश, वर्षा और खराब मौसम इसके साथ सामान्य तौर पर संबंधित रहते हैं, एकदम ये भी कथन सही है। यानी कि 2, 3 और 4 एकदम सही है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? ये हमारे बी ऑप्शन में है, राइट आंसर होगा बी। चलते हैं भाई अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगले प्रश्न को, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा मरुस्थली क्षेत्र है? कौन सा मरुस्थली क्षेत्र है यानी कि डेजर्ट वाला रीजन है? सिंध क्षेत्र, गंगा का क्षेत्र, असम का क्षेत्र व मध्य भारत का क्षेत्र। तो आप अच्छे से जानते हैं, देखो मध्य भारत वाले क्षेत्र में ज्यादातर पठारी क्षेत्र, और आपको ज्यादातर जो है वहां पे नदियों वाला क्षेत्र भी ठीक ठाक नदियां बहती रहती हैं, जैसे गोदावरी हो गई हमारे, जैसे और भी बहुत सारी नदियां हैं। तो ये क्षेत्र जो है ये तो नहीं हो सकता राइट आंसर। असम का क्षेत्र, यहाँ पे तो ब्रह्मपुत्र नदी पूरे के पूरे असम में से चीरते हुए आती है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गंगा का क्षेत्र, गंगा नदी बहती रहती है, वहां पे तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो सिंध का क्षेत्र, सिंध जो है ये सिंधु नदी का जो एरिया पाकिस्तान वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां से पाकिस्तान में से सिंधु नदी होकर गुजरती है, तो वो थार डेजर्ट में से होकर के जाती है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ए आंसर। देखिए अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी कौन सी पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में? धौलाधर पीर पंजाल, रणजोत और नागटिब्बा, लद्दाख पीर पंजाल, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में। तो आप अच्छे से जानते हैं कि धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में जो है कुल्लू घाटी आपको देखने को मिलेगी। राइट आंसर होगा ए। देखिएगा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? कौन सी मछली जो है वास्तविक मछली है? तो रोहू मछली। कौन सी है? रोहू मछली इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन तने का उत्पाद नहीं है? उत्पाद नहीं है पूछा है, तने का उत्पाद नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं जूट भी तने का उत्पादन है, उत्पाद है, सन भी है, पटसन भी है, लेकिन कपास तने का उत्पाद नहीं है। तो ऊपर बाद में ऊपर पेड़ के ऊपर लगते हैं, गुच्छे से। आप देखे होंगे कपास के बारे में, कपास की जो खेती होती है वहां पे आपने देखा होगा व्हाइट व्हाइट कलर की जो है कपास आती है, तो वहां पे पेड़ के तने से थोड़ी बनती है कपास, ये तो ऊपर सीधा जो है फूल सा निकलता है उससे बनती है। ठीक है, तो ये इसका डी आंसर एकदम सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रत्यास्थ उत्तक जो हड्डियों को जोड़े रखते हैं, प्रत्यास्थ उत्तक जो हड्डियों को जोड़े रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? लिंगामेंट्स, यानी हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता रहता है? हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो उसका नाम होगा लिगामेंट। क्या होगा? लिगामेंट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? तो राइट आंसर होगा कशेरुक दंड। क्या होगा? कशेरुक दंड जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा, प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन बनाता है? प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो आप अच्छे से जानते हैं लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर होगा। हमारे अगर हम बात कर लें हमारे रक्त में, तो हमारे रक्त में जो है आपको प्लाज्मा की मात्रा की बात कर ले तो प्लाज्मा हमारे रक्त में 55% पाया जाता है। और प्लाज्मा के अंदर एक तो वाटर होता है, यानी कि जल होता है, और वाटर कितना होता है? 90 से 92% होता है। कितना होता है? 90 से, और 92% जो है हमारा क्या होता है? तो 90 से 92% जो है हमारा वाटर होता है। ठीक है, इसके बाद में बात करें हम, तो इसके बाद में हम बात कर सकते हैं कि 90 से 92% हमारा वाटर होता है, और साथ ही साथ हम बात कर लें तो आप अच्छे से ये जानते होंगे कि इसके अंदर जो है प्रोटीन भी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर जो है आपको रक्त कणुओं में, जिसके अंदर रक्त के अंदर ब्लड के अंदर हम बात करते हैं, तो साथ ही साथ दूसरा पोर्शन हमारे पास होता है रुधिर अणु का। रुधिर अणु के अंदर हम बात करते हैं कि एक तो हमारे पास आरबीसी होता है, एक डब्ल्यूबीसी होता है, और एक हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स को बिंबाणु कहते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट
जो है ब्लड सेल होती हैं और रेड ब्लड सेल जो है आरबीसी कहलाती हैं। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 90 से 120 दिन के समथिंग। और लगभग डब्ल्यूबीसी का जो है जीवन काल 2 से 5 दिन, यानी कि आप इसे 15 दिन भी कह सकते हैं। राइट आंसर ये होगा। प्लेटलेट्स जो है 1 वीक तक चलता रहता है, 1 वीक इनका जीवन काल होता है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट इसका राइट आंसर होगा। आज के सेशन में दोस्तों इतना ही। हम बात करते हैं इन बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज के लिए, तो आप लगातार जुड़े रहिए उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले जनवरी के पेपर के अंदर या एसएससी जीडी का जो जनवरी में पेपर होगा उसमें आप अपना प्रश्न लहराएंगे और अपना सिलेक्शन का गोल जो है उसे अचीव करेंगे और अपने माता पिता के सपने को जो है पूरा करेंगे। तो बने रहिए उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के लिए। मैं उम्मीद कराऊंगा कि आपका दिन शुभ हो, बहुत ही अच्छा आपका दिन व्यतीत हो। धन्यवाद।